स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था T+O ट्रेंडिंग निपटान चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस प्रणाली में विक्रेताओं को बिक्री के दिन उनकी 80% नकदी प्राप्त होती है, शेष 20% अगले दिन उपलब्ध होती है। 2. यह दुनिया की सबसे तेज स्टॉक निपटान प्रणाली है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। T+O ट्रेंडिंग निपटान चक्र। T+O व्यापार चक्र के अंतर्गत ट्रेंडों का निपटान T+O बाजार बंद होने के बाद उसी दिन होगा। इसका अर्थ यह है कि अगर निवेशक कोई शेयर बेचते हैं तो उन्हें उसी दिन उनके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। साथ ही खरीदार को भी लेन देन के दिन ही उनके डीमैट खाते में शेयर मिल जाएंगे। इसकी तुलना में वर्तमान T+1 प्रणाली में व्यापार निष्पादन तिथि एवं निपटान तिथि के बीच एक कार्य दिवस की देरी शामिल है। इस प्रणाली में विक्रेताओं को बिक्री के दिन केवल 80% नकदी प्राप्त होती है, शेष 20% अगले दिन उपलब्ध होती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। हालांकि नई T+O निपटान प्रणाली की शुरुआत के साथ विक्रेताओं को लेन देन के दिन अपनी 100% नकदी तक तुरंत पहुंच प्राप्त होगी, जिससे शेष राशि के लिए अगले दिन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यह विश्व की सबसे तेज स्टॉक सेटलमेंट प्रणाली है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सरकारी संगठन है जो भारत में संगठित क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। 2. इसका संचालन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए। नए नियम के साथ जब कोई व्यक्ति नौकरी बदलता है तो उसका पुराना भविष्य निधि यानी PF शेष स्वचालित रूप से नए नियोक्ता को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इससे EPFO खाता धारकों को नई कंपनी में शामिल होने पर मैनुअल रूप से PF ट्रांसफर का अनुरोध करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। बता दें कि यह सुधार कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देता है। यह एक सरकारी संगठन है जो भारत में संगठित क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है, अतः कथन 1 सही है। यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 का कार्यान्वयन करता है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका संचालन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। ग्राहकों की संख्या और किए गए वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामले में यह दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। अगला प्रश्न है, गेहूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक रबी फसल है जिसे पकने के समय ठंडे मौसम तथा तेज धूप की आवश्यकता होती है। 2. इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 3. भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गेहूं यह एक रबी फसल है जिसे पकने के समय ठंडे मौसम तथा तेज धूप की आवश्यकता होती है, अतः कथन 1 सही है। गंगा सतलुज के मैदानों तथा दक्कन की काली मिट्टी क्षेत्र में अच्छी तरह से सूखा उपजाऊ दोमट एवं चिकनी दोमट सहित मिट्टी के प्रकार के साथ वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, अतः कथन 2 सही है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की योजना एक ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी जिसमें सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में संरेखित थी, जिससे एक संरचित लेआउट तैयार हुआ। 2. सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मिट्टी की ईंटों से बनी कीलेबंद दीवारों से घिरे हुए थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की योजना एक ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी जिसमें सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में संरेखित थी, जिससे एक संरचित लेआउट तैयार हुआ, अतः कथन 1 सही है।
सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मिट्टी की ईंटों से बनी किलेबंद दीवारों से घिरे हुए थे, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता की। 2. उन्होंने शराब सेवन, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ गुजरात तथा अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया। 3. जवाहरलाल नेहरू द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता की, अतः कथन 1 सही है। उन्होंने शराब सेवन, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ गुजरात तथा अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया, अतः कथन 2 सही है। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ प्रमुख अथवा नेता होता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के कुल निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु क्षेत्र की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। 2. स्मार्टफोन निर्यात में वृद्धि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का लगभग 40% है। 3. वित्तीय वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश भारत का इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के कुल निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु क्षेत्र की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है, अतः कथन 1 सही है। स्मार्टफोन निर्यात में वृद्धि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का लगभग 40% है, अतः कथन 2 सही है। वित्तीय वर्ष 2023 में तमिलनाडु भारत का इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ क्रांति और दूसरी तरफ क्रांति से संबंधित विषय हैं। 1. हरित क्रांति, इलेक्ट्रिक वाहन। 2. गुलाबी क्रांति, मुर्गी पालन एवं मांस। 3. स्वर्ण क्रांति, बागवानी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित नहीं है या नहीं है? ए केवल 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुई हरित क्रांति ने विकासशील देशों में अधिक उपज देने वाली नई किस्म के बीजों को अपनाकर खाद्यान्न उत्पादन, विशेषकर गेहूं तथा चावल को अत्यधिक बढ़ावा दिया, अतः युग्म 1 सुमेलित नहीं है। गुलाबी क्रांति अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और घरेलू बाजार के विकास को पूरा करने के लिए भारत के मुर्गी पालन एवं मांस प्रसंस्करण उद्योग को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है, अतः युग्म 2 सुमेलित है। वर्ष 1991 से 2003 तक का युग, जिसे स्वर्ण क्रांति काल के रूप में जाना जाता है, बागवानी में पर्याप्त निवेश देखा गया, जिसमें भारत काजू, नारियल तथा आम जैसे फलों का शीर्ष उत्पादक बन गया, अतः युग्म 3 सुमेलित है। अगला प्रश्न है, अफार ट्रायंगल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक भौमिकी निम्न भूभाग है। 2. यह न्यूबियन, सोमाली और भारतीय प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। 3. यह पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अफ्रीका के हॉर्न में स्थित अफार ट्रायंगल एक भौतिकी निम्न भूभाग है, जहां 3 विवर्तनिक प्लेटें न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेटें मिलती हैं, अतः कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। यह पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली का हिस्सा है, जो अफार क्षेत्र से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक विस्तृत है, अतः कथन 3 सही है। इसके भौमिकी महत्व के अतिरिक्त अफार ट्रायंगल का एक समृद्ध पुराजीवी इतिहास रहा है, जिसमें कुछ प्रारंभिक होमिनिन के जीवाश्म नमूनों की खोज शामिल है। वर्ष 2005 में इथियोपिया के रेगिस्तान में एक व्यापक रिफ्ट विस्तार देखने को मिला, जो अफ्रीका महाद्वीप के निरंतर विवर्तनिक पृथक्करण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के निर्णय में ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी। 2. वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए धारा 377 को रद्द कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के निर्णय में ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी, अतः कथन 1 सही है।
वर्ष 2018 में एक ऐतिहासिक फैसले नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाली धारा 377 को रद्द कर दिया। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, रिफ्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रिफ्टिंग उस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां पृथ्वी का स्थलमंडल या लिथोस्फीयर पृथ्वी के सबसे बाह्य परत खिंचती और पतली होती है। 2. यह प्रक्रिया आमतौर पर अपसारी प्लेट सीमाओं पर होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रिफ्टिंग यह उस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां पृथ्वी का स्थलमंडल या लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे बाह्य परत खिंचती और पतली होती है, जिससे दरार घाटियों या बेसिनों का निर्माण होता है। अतः कथन 1 सही है। यह प्रक्रिया आमतौर पर अपसारी प्लेट सीमाओं पर होती है जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। जैसे जैसे प्लेटें अलग होती जाती हैं, तनावग्रस्त ताकतें स्थलमंडल में दरार और टूटने का कारण बनती है, जिससे भ्रंश क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हवाना सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। 2. इसकी जानकारी वर्ष 2016 के अंत में क्यूबा की राजधानी हवाना में हुई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।